हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आप लोगों को पता होगा कि यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भराया जा रहा है और जल्द से जल्द आप फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन होने से फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम होती है। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर दीजिए। यूपी एपीओ का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूपी एपीओ को देखते हुए मैंने अभी कल से मेरी नई क्लास शुरू हुई है। यूपी एपीओ प्री मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्री पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी मैं एविडेंस पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एविडेंस लिया है और उसमें मैंने सेक्शन 1 से लेकर 4 तक मैंने पढ़ा दिया है। मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, पहले मुझे पढ़ाना है जैसे सेक्शन 1 से 4 तक मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज़ें आपको मैं बता दूँगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पढ़ाने का है क्राइटेरिया वो बेयर एक्ट प्लस आपका नोट्स, ये 2 चीज़ों से आप प्री का पूरा सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि सेक्शन 1 से 4 तक जैसे मैंने पढ़ा दिया आपको, अब नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। कहाँ तक? सेक्शन 1 से 4 तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना ही हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जिस स्टूडेंट ने यदि वो वीडियो न देखी हो, कल की वीडियो जिसमें मैंने बताया हुआ है सेक्शन 1 से 4 तक मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज़ जाइए और एविडेंस प्री नाम से मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो होगी, वो ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी उसको डिलीवर करिए कि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि ये जो घटना चक्र की आती है सिविल जज एपीओ एंड एचजेएस करके, मेरे पास तो ये 2018 की है, बट अब लेटेस्ट अब आने वाली है 2022 की। तो प्लीज़ जिन किसी के पास अगर ना हो तो प्लीज़ वो ख़रीद लीजिएगा। यदि पुरानी है तो आप अपडेट कर लीजिए अपने आप को, नया ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन भी उसमें ऐड होंगे। तो अभी आने वाली है, अभी मार्केट में आई नहीं है, आ जाएगी तो मैं इसकी सूचना भी आपको दे दूँगा। मैं खुद उसे परचेज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसी से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें फ़ायदा आपको क्या होगा कि इसमें समस्त जितने भी स्टेट हैं जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूपी आपका एपीओ हो या आपका पीसीएसजे हो या एचजेएस से संबंधित क्वेश्चंस रहे हों, वो समस्त आपके क्वेश्चन उसमें समाहित होंगे। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे सॉल्व करने को, ठीक है। तो इसको ज़रूर खरीदिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी बुक रहेगी, ठीक है। ये हर लॉ वाले स्टूडेंट के पास होनी चाहिए कि आप जितना पढ़ें फिर उतना क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। इस भ्रम में कतई ना रहिएगा कि मैं तो तैयार कर लूँगा, मुझे सॉल्व करने की जरूरत है ना। इस भ्रम में कभी मत रहिएगा, ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि एक क्रिकेटर होगा या सचिन तेंदुलकर ले लें या कोई भी क्रिकेटर ले लें, हैं तो वो महान खिलाड़ी, उनको क्या ज़रूरत है रोज़ प्रैक्टिस करने की, बट वो क्या करते हैं, वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, निरंतर प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपना खेल है उसमें निरंतर उसमें चीज़ों को बढ़ाया जाए, स्टेमिना बढ़ाया जाए, कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है, ठीक है। तो वो रुके नहीं रहते। इसी तरह हम लोगों को भी ये करना है कि निरंतर अपना काम करते जाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, इसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं जितना हमने पढ़ाया है क्या इसमें वो क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और जो छूट जाते हैं जो हमने पढ़ा है तो उसको हम इससे कवर कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर से। और एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें कि देखिए, हमारा काम है बताना। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो अभी नए आए हैं, उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे पढ़ना है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले से इसमें रमे हैं कि उनको पता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी नए हैं, उनको नहीं ये पता, अभी लॉ करके आए हैं, एपीओ का पहली बार एग्ज़ाम देंगे। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, वो उनको भी गाइड करना मेरा काम है, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप पहली बार क्वेश्चन पूरा पढ़ ले जाइए, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आंसर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो बॉक्स होता है, ये आप जो देख रहे हैं ये बॉक्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कतई मत छोड़िएगा।
इसमें क्या करिएगा आप कि क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर देखिए आपका कौन सा आंसर सही। पहले खुद से एनालिसिस करिए कि क्या मैं वो आंसर बता पा रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बॉक्स में आइए। बॉक्स में जो चीज़ें दी हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको लगता है कि वो बॉक्स में चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन करिए, पेन से, पेंसिल से, हाइलाइटर से, जिससे करना हो उससे आप करिए। क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं, एक बार आप सरसरी निगाह से पूरे क्वेश्चन पढ़ ले जाइए। जैसे सेक्शन 1 से 4 तक मैंने पढ़ाया है आपको, तो 1 से 4 तक पूरे क्वेश्चन आप पढ़ ले जाइए। उसके बाद दूसरी बार आप फिर आते हैं सेक्शन 1 से 4 तक, तो उसमें आप देखिए आप कौन से क्वेश्चन आपको डाउट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं। तो जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो वहाँ पर पेंसिल से टिक करिए, ठीक है, दूसरी बार में। फिर जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार पढ़ लिया काम हो गया, नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ है कि वो भूल जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहिएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि मुझे तो आ रहा है एक बार सॉल्व करके पूछिए, नहीं, पढ़िए आप। ओवर कॉन्फिडेंस ले भी देगा, अच्छों को ले बीतता है, ठीक है। तो पढ़िएगा, जब पहली बार आइए सरसरी निगाह से पढ़िए, सेकंड बार आइए तो पेंसिल से टिक करिए जहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहे हो आपको। थर्ड बार आप जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 1 से 4 तक, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फिर आप अगर जहाँ फंस रहे हैं वहाँ पेन का यूज़ कीजिए या स्केच का यूज़ करिए कि रेड कलर का स्केच हो, या जो भी आपको सहूलियत लगती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ फंस रहा हूँ मैं, तो वो उस चीज़ का यूज़ करिए। फ़ायदा इसका ये होगा कि लास्ट जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, कुछ दिन रह जाएंगे, तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे जहाँ आपको डाउट था, जो आपको नहीं आ रहा था क्वेश्चन, सिर्फ वो पढ़ के जाएंगे। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन की जो गिनती होगी वो कम हो जाएगी, टाइम कम लगेगा आपको, और रिवाइज आप जल्दी से कर ले जाएंगे। फ़ायदा ये होता है। आई होप आपको बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को ज़ाया ना करते हुए। चलिए देखिए, हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। ये सेक्शन 1 से लेकर 4 तक का प्रावधान है। 1 से 4 तक जितने क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं, जो रिवाइज किए गए हैं उनको हम छोड़ देंगे, और बॉक्स को मैं उन्हीं को देखूंगा जहां इंपॉर्टेंट लगता है उसी की बात करूंगा। आप बॉक्स अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वहां लगता है कि ये हमें हाईलाइट करना है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से बॉक्स को लेकर मत चलिएगा। मुझे जहाँ लगा मैंने वहाँ पर बॉक्स को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तारीख क्या है? ये हमने आपको बताया था। सही तारीख इसमें क्या है? 1 सितंबर 1872, ठीक, ये सही तारीख है। थोड़ा तेज चलूँगा तो आप लोग साथ रहिएगा मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस 1872 अधिनियमित कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 15 मार्च 1872 में अधिनियमित हुआ। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को गवर्नर जनरल की सहमति 15 मार्च 1872 को मिली, मैंने बताया था आपको। अर्थात इसी तिथि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन है। जब आपसे अधिनियमित पूछा जाए कि कब अधिनियमित हुआ तो आप बताएंगे 15 मार्च 1872। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गवर्नर जनरल की सहमति कब प्राप्त हुई तो आप बताएंगे 15 मार्च 1872। दोनों ही स्थिति में 15 मार्च 1872 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, कहाँ लागू नहीं होता है ये भी मैंने बताया। न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, इन दोनों के समक्ष लागू नहीं होता। कहाँ लागू होता है? ये न्यायिक कार्रवाइयों पे, लास्ट डी वाला जो ऑप्शन है इस यहाँ पे लागू होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में लागू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। अब देखिए यहाँ लागू होता पूछा गया, तो किसी न्यायालय में या उसके समक्ष समस्त न्यायिक कार्रवाइयों में, किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों में, किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों में, वो सभी में। तो पहला ऑप्शन किसी न्यायालय में या उसके समक्ष समस्त न्यायिक कार्रवाइयों में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा एक तथ्य है, बिल्कुल है। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे एक तथ्य है, बिल्कुल।
यह कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है एक तथ्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, ख्याति है ये भी फैक्ट होगा आपका, तो ये आप ऑप्शन आपका गलत है। लास्ट है यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है एक तथ्य है, बिल्कुल है। आप देखिए पढ़ने का एक तरीका क्या होता है, जब आप क्वेश्चन आंसर एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे तो पढ़ेंगे आप चारों ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे सी में मिल गया कि यह कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है एक तथ्य नहीं है, ये आप देख लिए कि हाँ भाई ये आंसर सही नहीं। डी ऐसा नहीं कि डी आप छोड़ देंगे, डी तक पढ़िए आप चारों ऑप्शन पढ़िए किसी भी हालत में। यदि सही आंसर आपका ए पे भी आ गया तो भी आप पढ़िए, पहले देख तो लीजिए। ऐसा तो नहीं कि उपयुक्त दोनों, उपयुक्त तीनों या उपयुक्त सभी, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ ए तक पढ़ लिया आपने, ओ हो गया मेरा आंसर, नहीं। आप चारों आंसर पढ़ेंगे, जो चारों ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं पढ़ने के लिए आपको, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे और ध्यान देंगे क्या पूछा जा रहा है। नहीं पे ध्यान देंगे, जैसे यहाँ कथन सही नहीं है यहाँ रखा गया, ये पूछा गया सही नहीं है तो नहीं शब्द पे ज़्यादा जोर देंगे। कभी कभी होता है कि कौन सा कथन सही है आपको ये दिखता है, नहीं गायब हो जाता है, तो नहीं पे अगर दिक्कत हो तो अंडरलाइन मान लीजिए वहाँ पर नहीं पर, और उसके बाद आगे बढ़िए कि हमें नहीं वाला खोजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था, ये सही है। आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता चले सही कौन सा। स्टीफन द्वारा साक्ष्य अधिनियम को क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एविडेंस के अंतर्गत साक्ष्य विधि है, कैसी विधि है? ये प्रक्रिया विधि है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? क्या है? यहाँ पे लेक्स फोरी आपको दिखा होगा, उस स्थान की विधि को जहाँ किसी मामले में कार्रवाइयाँ की जानी है, ठीक है। तो लेक्स फोरी क्या होता है इसके विषय में भी मैंने कल की वीडियो में बताया था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एविडेंस का आधार फोरम की विधि लेक्स फोरी को माना जाता है, जिसके संबंध में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बेन बनाम रेवन एंड फॉर्मस जंक्शन रेलवे के मामले में निम्न स्पष्टीकरण दिया। क्या दिया? साक्ष्य विधि स्थानीय न्यायालय की विधि होती है और उन्हें अधिशासित करती है। यह सब उस देश की विधि के अनुसार तय होता है जिसमें यह प्रश्न उठता है कि किस स्थान पर उपाय का पालन होना है और निष्पादन न्यायालय का स्थान है। ये इसमें प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। साक्ष्य की विधि कैसी विधि है? भूतलक्षी प्रभाव रखती है, व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। तो क्या है इसमें सही ऑप्शन? ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है, ठीक है। साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है। इतना ही नहीं, साक्ष्य विधि में किए गए परिवर्तन व संशोधन का भी भूतलक्षी प्रभाव होता है, केवल भविष्यलक्षी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस का उद्देश्य उद्देशिका के अनुसार है, क्या है? तो साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा, संशोधन, ये तीनों है, ये हमने बताया था आपको, ठीक है। देखिए यूपी एपीओ पूछा गया है क्वेश्चन 2005 में, 2007 में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिंगल क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि न जा पाए, ठीक है। क्वेश्चन वही जाएगा जो सभी को नहीं आएगा, आप ही को नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो साक्ष्य के विधिक नियम शामिल होते हैं। विधिक हमेशा रहेगा, जहाँ विधिक आएगा वो इसमें शामिल रहेगा, ठीक है, और कुछ मत सोचिएगा। विधिक नियम शामिल है। एविडेंस लागू होता है, कहाँ लागू होता है? अवमानना की कार्रवाई पर, ठीक है। मध्यस्थम लागू नहीं होगा, प्रशासनिक अभिकरण लागू नहीं होगा, ठीक है, तो अवमानना की कार्रवाई पर लागू होगा, यह हमने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एविडेंस में कितने अध्याय व धाराएं हैं? ये भी हमने बताया आपको। 167 धाराएं व 11 अध्याय हैं। किस अध्याय में क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए गलत उत्तर चुनना है।
देखिए पहला हो गया क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। गलत। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। गलत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। गलत। तो इसमें 2, 3, 4 ये ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता? मध्यस्थ नहीं आता। क्या आता है? न्यायाधीश आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आते हैं। ये तीनों के बारे में हमने बताया था आपको। अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखिएगा। तो न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है, यही सही नहीं है। क्या है? देखिए तथ्य में न केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य सही है, ये सम्मिलित होते हैं, हमने बताया था। शिलापत्र की उल्लेख दस्तावेज है, बिल्कुल सही। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और न ही ना साबित किया गया हो, अर्थात नॉट प्रूव। ठीक है, न तो डिसप्रूव हो न तो प्रूव्ड हो न तो डिसप्रूव, उसे कहेंगे नॉट प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? न्यायालय परिभाषित है, दस्तावेज परिभाषित है, साक्ष्य परिभाषित है, संस्वीकृति नहीं परिभाषित है। ठीक है, इस 3 में नहीं है, निर्वचन खंड में नहीं है इसका प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सभी क्या हैं? ये फैक्ट हैं। ये देखिए MP APO में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए निम्नांकित में से कौन सा तथ्य है? सोहन ने एक गाय देखी, मोहन ने सोहन से जाने को कहा, शीतल की बड़ी इज्जत है, ये सभी क्या है? फैक्ट है। चलिए कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, ये क्या है? ये तथ्य है, फैक्ट है। आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं जो हमने बताए हुए हैं, आपको पढ़ाए हुए हैं। ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, क्या है? तथ्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन सुसंगत तथ्य क्या है? ये विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि विधिक आएगा तो ही सही होगा, तो विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, तार्किक नहीं, ध्यान रहे। तो विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये सुमेलित करने के लिए है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। दस्तावेज कहाँ पर है? ये आपका कहाँ है? ये 3 में है। प्राथमिक साक्ष्य 62 में है, द्वितीयक साक्ष्य 63 में है, मौखिक साक्ष्य 60 में है, 60 में। ये भी चीज़ें हमने आपको बताई थी कि दस्तावेज, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, ये सभी चीज़ें हमने बताया था आपको कि किस सेक्शन में है कल की वीडियो में। देखिए UP APO में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क पर ख की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नांकित में से कौन विवादित तथ्य हो सकते हैं? ये दृष्टांत है, ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, विवादित तथ्य क्या होंगे कि क ने ख की हत्या की, बिल्कुल होगा। क एक ईमानदार व्यक्ति है, इससे कोई लेना देना मतलब नहीं है, ये नहीं होगा। क को ख से गंभीर अचानक प्रकोपन मिला, बिल्कुल होगा। क को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था, ये भी कोई मतलब नहीं है। तो क ने ख की हत्या की, पहला होगा। क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, तीसरा होगा। ठीक है, तो 1 और 3 सही होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को क्या कहा जाता है? विवादक तथ्य कहा जाता है। अर्थात एक पक्षकार, विवादक तथ्य क्या होता है? वो विवाद के विषय वस्तु होते हैं जिसका एक पक्षकार स्वीकार करता है किसी मैटर को और दूसरा अस्वीकार करता है। ठीक है, तो वो विवादक तथ्य होते हैं। वही बात कही जा रही है यहाँ पे, UP APO में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है, यह क्या है? यह तथ्य है। अमुक स्थान में, अमुक क्रम में, अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, क्या है? तथ्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ये देखते हैं। क ने अमुक अभिप्राय से कार्य किया, यह तथ्य है, बिल्कुल सही। ब ने सद्भाव पूर्वक कार्य किया, यह तथ्य है, बिल्कुल सही।
क किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है, यह तथ्य नहीं है, ये गलत है। क किसी विषय में अमुक राय रखता है, यह तथ्य है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये सब रिवाइज किया गया है, इसको कोई मतलब नहीं पढ़ने का। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस विधि से शासित किया गया है? तो किस तिथि से शामिल किया गया है? तो यह 17 अक्टूबर 2000 को इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आएगा ये 17 अक्टूबर 2000 को शामिल किया गया है सेक्शन 3 में, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूपीएपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 17 अक्टूबर 2000 में सम्मिलित किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो दस्तावेजी साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को शामिल किया गया है, ठीक है, हमने बताया था आपको। सीपीसी अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि सीपीसी अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है क्या? हलफनामा का, बट एविडेंस नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। आइए इसके बॉक्स को पढ़ लेते हैं। एविडेंस की धारा 3 के अर्थ में शपथ पत्र अर्थात हलफनामा को ही शपथ पत्र कहते हैं, एफिडेविट कहते हैं, ठीक है, साक्ष्य नहीं होता। हमने बताया सेक्शन 3 में साक्ष्य नहीं होता। इसे साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता जब तक कि न्यायालय ने सीपीसी के अधीन किन्हीं विशिष्ट तथ्यों को ऐसे शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जाने का आदेश न किया हो। शपथ पत्र का उपयोग साक्ष्य के रूप में तभी किया जा सकता है जब पर्याप्त कारणों से न्यायालय सीपीसी के आदेश 19 के अंतर्गत एक आदेश पारित करे। इसी प्रकार सीपीसी अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में हलफनामा को अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दस्तावेज कौन कौन से इसमें? उपहासांकन जिसे कहते हैं कैरिकेचर, व्यंग चित्र, जैसे कार्टून टून नहीं बनाते वो होता है। मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्र शब्द, मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्णलेख सभी, तो सभी हैं। दस्तावेज में आपका दृष्टांत होगा वो पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? फोटो चित्रित बिल्कुल है, मानचित्र है, धातुपट पर उत्कीर्णलेख है, मौखिक साक्ष्य नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा मौखिक साक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है? उपहासांकन है, रेडियो प्रसारण नहीं, अपवचन नहीं, दूरभाष पर बातचीत नहीं, तो उपहासांकन है। एविडेंस के अंतर्गत निम्न में से कौन दस्तावेज नहीं है? किसी इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा लेखन है, एक फोटोग्राफ है, किसी मोबाइल अथवा कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट, ये भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हो गया। किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एविडेंस के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अर्थ के अंतर्गत नहीं आता? लेख आता है, मानचित्र आता है, टेलीफोन वार्ता नहीं आता, फोटो चित्र शब्द आता है, ठीक है, तो टेलीफोन वार्ता नहीं है। न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है, क्या शामिल है? एक लिखित दस्तावेज, ठीक है, एक उपहासांकन कैरिकेचर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, सही है, शिला पर उत्कीर्णलेख, सही है, ये चारों शामिल है, ठीक है, यूपीएपीओ में पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से किसे सबूत नहीं माना जाता? शपथ पत्र नहीं माना जाता, गवाहों के बयान माना जाएगा, न्यायालय के सामने प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख माना जाएगा, न्यायालय के सामने प्रस्तुत दस्तावेज माना जाएगा, ठीक, तो शपथ पत्र नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। ये किसने कहा था? ये सामंड के द्वारा कहा गया था। देखिए आयोग ने बी मारा है स्टीफन, तो सामंड सही है, ठीक है, तो आप सामंड ही मारिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य। ये हमने बताया था आपको अभी इससे पहले। एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को साबित किया जा सकता है, कैसे? दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है? किसमें कहा गया? टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी एफआईआर ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? किसमें कहा गया? सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य, AIR 2010 AC, ठीक है, इसमें ये कहा गया था, इंपॉर्टेंट है। परिस्थिति जन साक्ष्य के संदर्भ में देखते हैं, इसमें क्या है, क्या सही है परिस्थिति जन साक्ष्य के विषय में? पहला, जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए, सही है। परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए, सही है। इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए तथा निर्दोषता के अनुरूप नहीं। परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या सही है? पहला, दूसरा, चौथा, ये सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष नींव के रूप में है? क्या है? परिस्थितिजन साक्ष्य, ठीक है, एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष नींव के रूप में है, तो किसे कहेंगे? परिस्थितिजन साक्ष्य को कहेंगे। एविडेंस प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता, किस चीज़ का? परिस्थितिजन साक्ष्य का, जबकि मौखिक साक्ष्य का उल्लेख कर रहा है, दस्तावेजी करता है, द्वितीयक साक्ष्य का करता है, परिस्थितिजन साक्ष्य का नहीं करता है। मौखिक साक्ष्य 59 में कहा गया, बताया गया, द्वितीयक साक्ष्य 63 में बताया गया, दस्तावेजी साक्ष्य सेक्शन 3 में बताया गया है, ठीक है, ये भी देख लिया करिए आप। अब इसमें गलत उत्तर बताना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत उत्तर बताना है, ठीक है। तो साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है, तो आप सही उत्तर पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या सही है, कि साक्ष्य कितने प्रकार, निम्न प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सही है पहले ये देख लीजिए। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बिल्कुल, प्राथमिक द्वितीयक बिल्कुल हो सकता है, मौखिक दस्तावेजी बिल्कुल है, प्रक्रियात्मक एवं सारवान ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो यही गलत है आपका। नेक्स्ट, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने किस वाद में कहा? यह पुष्पा देवी M जाटिया बनाम ML बाधवा में कहा था इन्होंने, UP APO में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। किस न्याय निर्णय में परिस्थितिजन साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत पंचशील प्रतिपादित किया गया है? किसमें किया गया? शरद विरदीचंद शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, शरद विरदीचंद शारदा वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, इसमें ये किया गया। देखिए ये MP SGS में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पूछा गया ध्यान नहीं पूछा, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, एक नज़र। तथ्य के ना साबित होने का क्या अर्थ है? ना साबित होने का क्या अर्थ है? कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, प्रूव, ये डिसप्रूव्ड, ना साबित, ठीक, कि न्यायालय को विश्वास है कि उस तथ्य अस्तित्व में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RM मालकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? तो यह टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस है, ठीक है, APO में, UP APO में पूछा जा चुका है ये। तो RM मालकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य एवं रजिस्ट्री के रूप में सुसंगत घोषित किया गया है, ठीक है, तो ये सेक्शन 6 में भी आपको मिलेगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या साक्ष्य नहीं है? सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, ये नहीं है। मुक्त साक्षी का बयान बिल्कुल है, न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉनिक CD बिल्कुल है। पहला नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, इसको शामिल नहीं किया जाता साक्ष्य में, क्योंकि न्यायाधीश को ये माना जाता है कि वो जो भी साक्ष्य आ रहे हैं उस पर ही निर्णय सुनाएंगे, अपना कुछ ज्ञान नहीं लगाएंगे वहाँ पर कि विवेक अपना लगा दे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, ऐसा नहीं, जो साक्ष्य है उसी के आधार पर वो निर्णय देंगे, ठीक है, ये कहा गया है।
चलिए, FIR तात्विक साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है। किस हेतु किया जा सकता है? साक्ष्य की पुष्टि के हेतु और साक्ष्य के खंडन के लिए हेतु, दोनों प्रकार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो सी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। कब कहा जाएगा? जब न्यायालय या तो विश्वास करता है कि यह तथ्य अस्तित्व में नहीं है। पहला, न्यायालय उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभावित समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। न्यायालय विश्वास करे कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। लास्ट है, जब वह तथ्य ना साबित किया गया है और न ही ना साबित किया गया है। न तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित किया गया। क्वेश्चन क्या था? साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो न तो साबित किया गया न तो ना साबित किया गया। ठीक, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द एविडेंस में परिभाषित नहीं किया गया है? क्यों कौन सा नहीं किया गया? देखिए, साबित किया गया है, साबित नहीं हुआ ये भी है, ना साबित ये भी है, असिद्ध ये नहीं है आपका। ठीक है, तो असिद्ध को नहीं परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं क्या होगा? सुसंगत तथ्य होगा। ठीक है, ये सुसंगत तथ्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत पदों की व्याख्या की गई है? किस कहाँ की गई है? सेक्शन 4 में। हमने बताया था आपसे, सेक्शन 4 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस खत्म होने वाला है। जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या करेगा? साबित मानेगा, यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। एविडेंस में क्या सम्मिलित है? प्रेजम्प्शियो ज्यूरिस केवल, प्रेजम्प्शियो हेमनिस केवल, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों क्या है इसका मतलब? एक तथ्य की उपधारणा होगी और दूसरी विधि की उपधारणा। तो ये दोनों उपधारणा प्रेजम्पशन आपके इसमें समाहित माने जाएंगे। यही देखिए लिखा हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विधि की उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा दोनों को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें लैटिन भाषा में प्रेजम्प्शियो ज्यूरिस और प्रेजम्प्शियो हेमनिस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि की अखंडनीय उपधारणा एविडेंस की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं? किस शब्दावली में है? तो निश्चायक सबूत में किया गया है। अखंडनीय, वहाँ खंडित करने का मौका न्यायालय नहीं देगा। मैंने बताया था आपको निश्चायक सबूत कौन कौन से सेक्शंस थे, यह भी हमने बताया कि सेक्शन 41, 112, 113, सेक्शन 82 ऑफ IPC। ठीक है, ये सब हमने बताया था आपको। लास्ट देखते हैं। आर्मेनिया प्रेजुमेंट राइट इज एक्टा सूक्ति का क्या अर्थ है? कि सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना, ये अर्थ है इसका। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? सेक्शन 1 से 4 तक हमने क्वेश्चन आंसर अपने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे 4 तक हो गया, फिर मैं 4 से आगे सेक्शंस को पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अब वो आप लोग प्लीज़ करिए, मेरे साथ चलिए, पढ़िए और घटना चक्र आप ऑलरेडी एक बार सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जब मैं सॉल्व कराता हूँ फिर से आप सॉल्व करिए, तो उससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप समझते चलेंगे और कुछ नई चीज़ें रहेंगी आप वहीं ऐड कर लीजिएगा अपने घटना चक्र पर। ठीक है, तो ये काम आप करते रहिए। और जिस स्टूडेंट ने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वीडियो को देख लीजिएगा जो कल मैंने आपको पढ़ाया है। तो बस बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, और उसमें आप खुद कुछ कमेंट करके आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे एविडेंस में करना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं उस तरह से भी फॉलो करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ अपनी राय भी
कुछ मुझे सजेशन अपना जो रहेगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी करना चाहिए, तो मैं उस तरीके से कोशिश करूँगा चीज़ों को करने की। तो बस यदि वीडियो आपको ये देखिए पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, बिना कहे ही कर देते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।